हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपको साइंस मुश्किल लगती है, आपको समझ नहीं आता है कि ये सब्जेक्ट असल में होता क्या है, तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ कक्षा 6 की एक कंप्लीट सीरीज़, जहाँ हम हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से इजी लैंग्वेज में और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। यहाँ आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि चीज़ों को समझेंगे, फील करेंगे और याद भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस सीरीज़ में हर चैप्टर स्टेप बाय स्टेप कवर होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे और एग्ज़ाम के लिए भी फुल प्रिपरेशन होगी। अगर इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो इस सीरीज़ को एंड तक ज़रूर फॉलो करना है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं नया चैप्टर नंबर 1 शुरू। पाठ 1 अध्याय 1, जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। मैं जहाँ तक पढ़ती जा रही हूँ वहीं साथ में आप लोग भी पढ़ते जाएंगे साथ में ही। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश में के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है। उस विषय का नाम है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विज्ञान, अब इसमें एक प्रश्न आ रहा है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है ये आपसे हम पूछेंगे, विज्ञान क्या है। तो इसका उत्तर देते हुए हम बताते हैं, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। कार्य करने का एक सरल सा माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। विश्व में जितने भी रहस्य हैं उनकी परतें जो हैं वो हम वैज्ञानिक सोच के आधार पर ही खोल सकते हैं। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं। हम प्रश्न पूछ के ही उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होते कैसे हैं। ये सब जानने के लिए महत्वपूर्ण जिज्ञासा, जो कि हमारी पुस्तक का नाम है क्यूरियोसिटी, इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में है जिज्ञासा। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। वही बात, अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का। यहाँ पर कह रहा है यदि छोटे छोटे कण का अध्ययन करना हो या बड़े से बड़े पहाड़ का, या छोटी से छोटी घास का अध्ययन करना हो या बड़े से बड़े जंगल का अध्ययन करना हो, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है? ये सोचा कि तारे चमकते क्यों हैं? फिर फूल को खिलते देखा है? आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है समुद्र तट की और यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है मरुस्थल की। मरुस्थल यहाँ पर पानी की व्यवस्था न हो और खेती किसानी फल फूलों को उगने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता हो। विज्ञान एक समुद्र के भीतर का दृश्य, मंदाकिनी आकाशगंगा, जिस मंदाकिनी में हम रहते हैं उसका एक दृश्य है। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिगसॉ पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग
नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी हैं। अनुमान लगाइए कि जब खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पेज में एक प्रश्न और है, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। आइए हम इस यात्रा को आरंभ करते हैं। अपनी पृथ्वी से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी ये इल्ली है, इल्ली को कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, इस बारे में हम विज्ञान की मदद से ही जान पाते हैं। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है, क्योंकि हमारे देश में हर प्रकार का भोजन उपलब्ध होता है और हम ताज़ा पका के भी खा सकते हैं, जो अन्य देशों में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो हम भारत के निवासी होते हुए अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझते हैं। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसा पते। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे, कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने से या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वर से तपता हमारा शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं। धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबड़, बॉक्स को बंद करने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं। ये सब किससे बनती हैं, किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे पृथक करते हैं? इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ है, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? अब जो हमारे प्रश्न हैं उन्हें हल करने की एक विधि बताई गई है, वो हम आपको आगे बताएंगे, जिससे आप कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। उसका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न पर चलते हुए हम उस जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा ही। संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। प्रश्न भी पैदा होते जाएंगे और उत्तर भी मिलते जाएंगे।
चाहे आपने ध्यान ना दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया? आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई है। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांचकर करेंगे, जैसा कि ये दीदी कर रही हैं। अनुमान सही था, परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है। तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगी कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया है, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। मतलब कि हम एक समस्या है, वो समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई है, उस समस्या का कारण क्या हो सकता है, ये जानना भी एक वैज्ञानिक विधि है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। क्रियाकलाप 1, आइए सोचें और लिखें। एक ऐसा ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया? फिर विज्ञान केवल तथ्यों तथा आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिससे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। पहले कोई चीज़ है, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है और जो चीज़ हमें बिल्कुल भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसे देखते हैं। अवलोकन मतलब करना, उसका देखना। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं और हम शायद उसके बारे में सोचेंगे। इसके बाद हम उस प्रश्न से संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। उत्तर नहीं ढूंढा है हमने, हम उस उत्तर का अनुमान लगाएंगे। इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। अब हमने जो अनुमान लगाया है उसका हम क्या करेंगे? देखकर, भालकर, उसे समझकर उसका सत्यापन करने की कोशिश करेंगे, वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इसे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। तो हम क्या है, लास्ट में इसके परिणामों का विश्लेषण करेंगे कि हमने जो सोचा था वो उत्तर हमें प्राप्त हुआ है कि नहीं। जैसे कि ये कुकर है, अब इस कुकर में जो हम दाल उबाल रहे हैं इसमें पानी आया है, तो पहले हम इसका अवलोकन करेंगे कि इसमें पानी आ रहा है ऊपर से, जबकि ये पूरा ढका हुआ है, तो इसमें पानी कहाँ से आ रहा है। फिर हम क्या सोचेंगे कि शायद सीटी में से पानी ज़्यादा आ रहा है, हमने कुकर में पानी ज़्यादा डाल दिया है इसलिए आ रहा है। फिर हम उसका अवलोकन करके संभावित उत्तर की ओर जाएंगे कि शायद पानी इसमें से निकाल देते हैं तो उसका हो जाएगा। फिर हम कुकर लगा देंगे। फिर उसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करेंगे कि शायद कुकर में पानी कम करने से अब ये पानी नहीं फैलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी जो बगल में जो रबड़ होती है वो ढीली हो जाती है, तब भी पानी निकल आता है, और शायद सीटी में कोई खराबी आ जाती है तो भी पानी आ जाता है। लेकिन हम नज़दीकी संभावित उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये साइकिल वाले भैया हैं जो कि टायर, आगे वाला जो टायर है वो फूला हुआ है, ये वाला टायर पिचका हुआ क्यों है? तो इसका अवलोकन करेंगे कि गैस कहाँ से निकल रही है, जो हवा है वो कहाँ से निकल रही है। फिर उसको पानी में डालकर उसका निरीक्षण करेंगे कि इसमें हवा कहाँ से निकल रही है। और जब उस निरीक्षण करने के बाद जो हमें समस्या मिल जाती है तो उस पर टेप लगाकर या फिर उस पर वो उसका जो छेद बंद करने वाला जो ट्यूब होता है वो लगाकर और रबर लगाकर उस छेद को बंद कर देते हैं और दोबारा से उसे उसी स्थिति में ला देते हैं कि वो आगे जाके चल सके, साइकिल हवा भर सके और साइकिल पुनः पहले की तरीके से चल सके। अब आगे के पैराग्राफ में बताया गया है कि वैज्ञानिक कौन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सफ़ेद कोट
पैंट पहनकर एक लैब के अंदर जो काम करते हैं वही वैज्ञानिक होते हैं। बच्चों को भी हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, और हमारे जो आम जनता है उसके अंदर या घर के अंदर भी कई वैज्ञानिक होते हैं। तो इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकली। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में है? जब हम प्रश्न पूछने और इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हम एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा ही कार्य करते हैं। क्रियाकलाप 2, आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। ये एक प्रश्न दिया गया है जिसे आप स्वयं हल कर सकते हैं। यदि आप हल नहीं कर पाएंगे तो इसे हम कल हल करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज हम पूरा लेसन समझेंगे और प्रश्नों पर अपनी समझ विकसित करेंगे। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम अपने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम तभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु, जो कि हमारी पुस्तक का नाम है, होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जिज्ञासु का क्या अर्थ होता है? हर चीज़ जानने की इच्छा रखना। अंदर से जिज्ञासु होने का एक व्यक्ति के अंदर जिज्ञासु होने की प्रवृत्ति है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि ये संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं जिन्हें खोजना अभी शेष है। क्रियाकलाप 3, आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच होकर सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है, इसमें मज़ा भी आता है। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता न करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं। अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे ये सभी आप ही लोग हो और आप आगे की यात्रा पर निकल पड़े हो। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए हम इसे आरंभ करते हैं और एक प्रश्न का हल ढूंढते हैं। बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। तो बच्चों, आपको कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा का पाठ 1 कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया हो, हम ये सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं और हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये पाठ्य पुस्तक पूरी समाप्त ना कर दें। और इस यात्रा में आपको मेरे साथ रहने के लिए बेल आइकन दबाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा चैनल और लाइक करना होगा। थैंक यू।